मैं तुम्हारे साथ एक दिन की शादी करूंगा और शादी के दूसरे दिन। जबान संभाल कर जो, जानते नहीं तुम किसके साथ बात कर रहे हो। पता है मुझे, मैं मैसेडोरिया की उस लारा से बात कर रहा हूँ जो अपनी शक्तियों के घमंड में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसे अपने एकलव्य बनने पर घमंड है। हाँ है मुझे घमंड ध्रुव, आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा छुपा लिया है और तुम बुज़दिल की बुज़दिल निकले। तुम्हारा यही घमंड मैं सारे मैसेडोरिया के सामने तोड़ूंगा लारा। 3 साल बाद मैं तुम्हें इसी शक्ति स्थान पर सबके सामने हरा कर बनूंगा एकलव्य। आज भरे दरबार में शौर्य दल के होने वाले लीडर ध्रुव का भरी सभा में उसकी होने वाली बीवी लारा ने अपमान किया, क्योंकि आज भी ध्रुव 9वें सितारे की शक्ति पाने में असफल था और उसी के चलते लारा ने कमजोर ध्रुव से रिश्ता तोड़ने की बात की। लारा, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसा करोगी तो सारे मैसेडोरिया में हमारी इज्जत उछल जाएगी। ध्रुव के पिता अरेंद्र ने लारा के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे अपना ये रुख बदलने को कहा, पर गुस्से और अहंकार में चूर लारा ने ध्रुव के पिता अरेंद्र का भी भरी सभा में अपमान किया। राजा अरेंद्र, तुम्हारे कमजोर बेटे ध्रुव में कमजोरी का कारण तुम भी हो, और ये मत भूलो तुम्हारी वजह से ही ध्रुव की माँ के साथ क्या हुआ था। जैसे ही लारा ने ध्रुव की माँ का नाम भरी सभा में उछाला, गुस्से में आए ध्रुव ने अपने हाथों में अग्नि की ज्वाला को प्रकट कर लारा के ऊपर हमला किया, पर लारा ध्रुव से इतनी ताकतवर थी कि उसने ध्रुव के हमले को सहजता से निपटा दिया। ये देख सारा दरबार फिर से ध्रुव पर हंसने लगा। लो, ये लड़का कमजोर ही रहेगा, लगता है इसके साथ भी वही होगा जो इसकी माँ के साथ हुआ था। दरबार में हो रहे अपमान से खफा होकर ध्रुव वहाँ से भागता हुआ चला गया, पर जाते जाते उसने लारा को 3 साल बाद मुकाबले के लिए धमकी भी दे डाली। पर सबको पता था कि जो ध्रुव इतने सालों में कुछ न कर सका, वो 3 साल में क्या ही करेगा। माँ, कहाँ हो तुम माँ? मुझे तुम्हारी जरूरत है माँ। ध्रुव मैसेडोरिया के उस शमशान में खड़ा था जहाँ उसकी माँ को दफना दिया गया था। उस शमशान में बिना इजाजत जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि मैसेडोरिया के लोगों का कहना था कि वहाँ काले प्रेतों का निवास है। शमशान में हुए कई हादसे काफी डरावने थे, पर ध्रुव आज खुद को रोक न सका और ध्रुव अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोने लगा। माँ, मुझे इतना कमजोर बनाना था तो जन्म ही क्यों दिया? क्यों पैदा होते ही मुझे मार नहीं दिया? क्यों माँ, क्यों? ध्रुव के लिए एकलव्य बनना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि उसकी इस बात से उसके पिता और उसके शौर्य दल का सम्मान जुड़ा था, क्योंकि उसके साथ के बच्चे काफी शक्तिशाली बन चुके थे। माँ, जवाब दो माँ। ध्रुव जैसे जैसे माँ को पुकारता गया, वैसे वैसे उसकी उंगली में पहनी अंगूठी ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। वो अंगूठी ध्रुव की माँ की आखिरी निशानी थी। इतना ही नहीं, अब शमशान का माहौल बदलने लगा था। बिजलियों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। ध्रुव की माँ की कब्र से धुआं निकलने लगा था। कई कब्रों से हंसने की आवाजें आ रही थीं, मानो वो ध्रुव को कमजोर कहकर पुकार रही हो। शमशान का माहौल देख ध्रुव सच में डरने लगा। उसका ध्यान अपनी अंगूठी पर गया और जैसे ही ध्रुव ने अंगूठी को छुआ, वैसे ही शमशान में बने बरगद के पेड़ पर एक आत्मा हवा में उड़ती हुई देखी। वो आत्मा एक बूढ़े इंसान की थी। लाल नीली आंखें, लंबे सफेद कफन जैसे कपड़े। ध्रुव सामने का नजारा देख बुरी तरह डर गया। मेरे नजदीक मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगा। ध्रुव ने डर के मारे कई शक्तियों का हमला उस आत्मा पर कर दिया, पर सब कमजोर हो गए। आखिरकार वो आत्मा ध्रुव के नजदीक आकर खड़ी हो गई और उसने अपने दोनों हाथों से ध्रुव को हवा में उठा दिया। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो। ध्रुव चिल्लाता रहा और वो आत्मा हंसती रही। तभी ध्रुव की नजर उस आत्मा के गले में लटके ताबीज पर गई। ये ताबीज तो सबसे शक्तिशाली योद्धा की निशानी है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? उस आत्मा ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, ये ताबीज तुम्हारी माँ की वजह से मेरे पास आई। क्या तुम मेरी माँ को जानते थे? क्या हुआ था उनके साथ, मुझे बताओ। माँ का नाम सुनते ही ध्रुव शांत हो गया। तभी उस आत्मा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम विदुर है और मैं कई वर्षों से तुम्हारी इस अंगूठी में रह रहा था। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ की मृत्यु का कारण, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें एकलव्य बनकर तुम्हारी होने वाली बीवी लारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूँ। ये बात सुनते ही ध्रुव ने बिना देर किए विदुर को हाँ कह दिया। पर उसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तों का पालन करना होगा।
ध्रुव ने फिर से बिना देर किए विदुर को वादा कर दिया। विदुर ने मन ही मन हंसते हुए ध्रुव के पास जाते हुए कहा, मेरी पहली शर्त है, तुम्हें मुझे अपनी अंगूठी से आजाद करना होगा। मंजूर है। दूसरी शर्त, तुम मुझे करिश्माई शरबत और अमृत धारा की नीलामी में अपने साथ लेकर जाओगे। मंजूर है। ध्रुव ने विदुर की दोनों शर्तों को एक झटके में मान लिया। अब वो तीसरी शर्त सुनने के लिए बेताब था। बताओ मुझे तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त बताने से पहले विदुर ने ध्रुव को उसकी माँ का लिखा आखिरी खत उसके हाथों में देते हुए उसे पढ़ने को कहा। जैसे ही ध्रुव ने अपनी माँ का लिखा खत पढ़ा, ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पैर डगमगाने लगे। तभी विदुर ने ध्रुव से तीसरी शर्त कही। तीसरी शर्त ये है कि तुम्हें अपनी माँ की मौत का बदला लेना होगा और उसके लिए तुम्हें अपनी होने वाली बीवी के साथ शादी की पहली रात। जैसे ही ध्रुव ने तीसरी शर्त सुनी, ध्रुव चिल्लाते हुए शमशान में बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तब उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उफ, ये मेरा सर। कौन था वो आदमी जो मेरी मदद करने की बात कर रहा था? ये कैसा डरावना सपना देखा मैंने। कहीं सपने के जरिए माँ मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहती? ध्रुव ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पिता अरेंद्र कमरे में दाखिल हुए और उससे कहा, ध्रुव, याद तो है ना, आज तुम्हें शक्ति परीक्षण में अपनी शक्तियों का परीक्षण करने जाना है। हाँ बाबा, मुझे याद है। इस बार मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मैं एकलव्य जरूर बनूंगा। ठीक है ध्रुव, जाओ और इस बार शक्तियों को बढ़ाकर ही लौटना। विजयी भाव। पृथ्वी से 22 करोड़ मील दूर बसे नीले ग्रह मार्कस पर लोगों के पास अलौकिक शक्तियां थीं। इन अलौकिक शक्तियों को परखने के लिए हर साल एक परीक्षा होती थी, जिससे पता चल सके कि कौन शक्ति के किस स्तर पर है। सभी की शक्तियों को परखने का भी एक बड़ा ही आसान तरीका था। शक्ति चक्र नाम के एक स्तंभ पर हाथ रखते ही वो स्तंभ उस इंसान की शक्तियों का स्तर बता देता था। 1 साल कड़ी मेहनत करने के बाद आज शक्ति चक्र स्तंभ पर ध्रुव को अपनी ताकत परखनी थी। उसने खुद से मन ही मन कहा, इस बार मेरी शक्तियाँ जरूर 9वें स्तर तक फिर से पहुँचेगी। अब कोई मुझे 0 कहकर नहीं बुलाएगा। तभी एक घोषणा ने सबका ध्यान खींचा। ध्रुव को अपनी शक्ति परखने के लिए बुलाया जा रहा था। ध्रुव ने अपनी दाहिनी हथेली शक्ति चक्र स्तंभ पर रखने के लिए आगे बढ़ाई, लेकिन अगली घोषणा ने ध्रुव को अंदर तक तोड़ दिया। जिस बात का डर था वही हुआ। बेहद निराशाजनक। ध्रुव का फिर से खराब प्रदर्शन, फिर वही तीसरा स्तर। ध्रुव को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने खुद से मन ही मन कहा, ये नहीं हो सकता, मैंने इतनी मेहनत की थी। ये सोचते हुए ध्रुव ने एक बार फिर से शक्ति चक्र स्तंभ पर अपना हाथ रखा, मगर फिर से वही जवाब आया। ध्रुव ने कई बार अपना हाथ रखा। तभी वहाँ मौजूद भीड़ में से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, बाहर करो इस मनहूस को। अबे ओ कायर, चल निकल यहाँ से। बार बार हाथ रखने से जवाब नहीं बदल जाएगा। तू एक कचरा है, एक 0 है। बल्कि तुझे तो अब शक्ति परीक्षण करना ही नहीं चाहिए। जाके वो काम कर जिसके तू लायक है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तभी किसी दूसरे आदमी ने भी ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए उसकी बेइज्जती की। अरे इसने तो अपने बाप का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए ही जन्म लिया है। इसके पिताजी शौर्य दल के लीडर ना होते तो इस लूजर को तो फिर से मौका भी नहीं मिलता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि इसके पिता अरेंद्र ने ऐसी कमजोर और नाकारा औलाद को जन्म दिया। उन्हें तो इसे घर से निकाल देना चाहिए। अरे घर से क्या, बल्कि इसे तो मैसेडोरिया से निकाल बाहर करना चाहिए। एक एक कर हर कोई ध्रुव को कोसे जा रहा था। ध्रुव वहाँ खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। उनकी बातें किसी तीर सी उसके दिल में धंस रही थीं, लेकिन लोग अपनी भड़ास निकालने से बाज नहीं आ रहे थे। तभी फिर किसी ने जोर से कहा, इसकी कमजोरी को देखते हुए इसकी मंगेतर लारा भी अब इसके साथ रिश्ता तोड़ना चाहती है। तभी वहाँ एक लड़की ने गुस्से भरी आवाज में लोगों को डांटा, तो वहाँ मौजूद सभी लोग सहम कर चुप हो गए। क्या तुम सब भूल गए कि ध्रुव कौन है? ये वही लड़का है जो सिर्फ 11 साल की उम्र में ही 10वें स्तर पर पहुंच एकलव्य बना था, जो 4 साल की छोटी उम्र से ही अभ्यास कर रहा है। ऐसा मैसेडोरिया तो क्या, पूरे मार्कस ग्रह के 10,000 साल के इतिहास में कोई नहीं कर पाया, और तुम सब उसका मजाक उड़ा रहे हो। याद रखना, एक बार फिर ध्रुव उसी स्तर पर पहुंचेगा
तब तुम लोग पछताओगे। ध्रुव के लिए भीड़ से लड़ने वाली ये लड़की ईरा थी, जो ध्रुव की बचपन की दोस्त थी। ईरा 9वें स्तर पर थी और बेहद शक्तिशाली थी। कभी वो ध्रुव के साथ ही अभ्यास किया करती थी। उसका 9वें स्तर पर पहुंचना भी एक बड़ा राज था। ईरा को इस तरह गुस्से में देख ध्रुव ने ईरा को शांत कराते हुए कहा, जाने दो ना ईरा, गलती मेरी है। एक कमजोर और असफल आदमी तो मैं हूँ ही, ये लोग पूरी तरह गलत भी नहीं है। ये कहते हुए ध्रुव मैदान से सिर झुकाकर निकला और सीधा अपनी माँ की कब्र पर पहुंचा और उनसे बातें करने लगा। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई माँ? आखिर मेरी जिंदगी में हर वो चीज मुझसे दूर क्यों चली जाती है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ? अब तो मुझसे मेरी शक्तियाँ भी दूर जा चुकी हैं। अगर इसी तरह मैं अपने सितारों को खोता रहा तो बाबा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माँ, कुछ तो बोलो माँ। ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद की और फिर जमीन पर जोर जोर से अपना हाथ पीटने लगा और तब तक अपने हाथ को जमीन पर पटकता रहा जब तक वो खून से लहूलुहान न हो गया। थक कर दर्द से कराहते हुए उसने कहा, माँ, अब तो कोई चमत्कार, कोई करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दिला सकता है। माँ, या तो आप आज मेरे लिए मदद भेजेंगी, वरना मैं इस शरीर को हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर आपकी दुनिया में चला आऊंगा। चिंता क्यों करते हो ध्रुव, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आवाज सुनते ही ध्रुव एकदम से चौंक गया। उसने चीखते हुए सवाल किया, कौन है? किसने बात की मुझसे? माँ, ये आप हो? ध्रुव ने कई बार पुकारा पर वो आवाज दोबारा न सुनाई दी। तभी जोरों की बिजलियां कड़की, हवाओं की सरसराहट कानों को चीर रही थी कि अचानक ध्रुव के कान में एक आवाज गूंजी। ध्रुव, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? अपना नाम सुनते ही ध्रुव ने इधर उधर देखा। ध्रुव हैरान हो गया क्योंकि इस वक्त उसकी माँ की कब्र पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी उसके कानों में दोबारा वही आवाज गूंजी। ध्रुव, मेरी आवाज को सुनने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ किस्मत तुम्हारे साथ एक भयानक खेल खेल रही है और तुम्हें मदद की सख्त जरूरत है। इस बार इस आवाज को सुनकर ध्रुव अपनी जगह पर खड़ा हो गया और माँ की कब्र के चारों तरफ घूम कर देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आया। तभी एक बार फिर उसे वही आवाज सुनाई दी। मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी उस अंगूठी की तरफ देखा। ये अंगूठी ध्रुव को उसकी माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा थी। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, जिसे देखकर वो थोड़ा डर गया। लेकिन ध्रुव को अपने हाथ में अचानक एक जोर का झटका लगा, जिससे वो जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। फिर वो साया एक बूढ़े आदमी में बदल गया। अपने सामने ये सब होता देखकर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा, कौन हो तुम? और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे हो? मैंने कल ही अपने सपने में भी तुम्हें देखा था। जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? वो साया कुछ देर तक ध्रुव के चारों तरफ घूमने के बाद उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसके सामने आकर एक जगह पर रुक गया। मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, जो मैं समय आने पर तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन एक बात जान लो, तुम्हारी हर मुसीबत को बस मैं ही खत्म कर सकता हूँ। इतना कहते हुए वो साया हंसने लगा और फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 साल से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम पिछले 3 साल से मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो? कहीं तुम्हारी वजह से तो मेरी शक्तियां कम नहीं हो रही है? क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो, तब से ही मेरी शक्तियां लगातार कम होती जा रही हैं। ध्रुव की बात सुनकर वो भूत और जोर से हंसने लगा। उसे इस तरह से हंसता देखकर ध्रुव के गुस्से का पारा चढ़ गया। इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी वजह से ही पिछले 3 साल तक मुझे अपने लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अभी भी वो भूत हंस ही रहा था, जिस पर अब ध्रुव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसके मासूम से दिखने वाले चेहरे पर अब खतरनाक हाव भाव दिखाई देने लगे। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसने अपनी माँ की दी हुई आखिरी निशानी की भी परवाह नहीं की।
ध्रुव ने गुस्से में अपनी अंगूठी को निकाला और उसे दूर फेंक दिया। ये देख वो प्रेत ध्रुव से बोला, ध्रुव, ये गलती मत करो। जो होना था हो चुका। तुम नहीं जानते इस अंगूठी की अहमियत। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। ये तुम्हारी माँ की अंतिम निशानी है। क्या तुम उस निशानी को भी खो देना चाहते हो? इतना स्वार्थी बनना ठीक नहीं है। माँ का नाम सुनते ही ध्रुव ने अंगूठी दोबारा से पहन ली। इसका मतलब है कि तुम मेरी माँ को जानते थे? हाँ, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। तो बताओ मुझे कि उनकी मौत कैसे हुई, और सपने में तुमने जो मुझे वो चिट्ठी दी थी, क्या उसमें लिखा सब कुछ सच था? देखो ध्रुव, तुमने भले ही वो चिट्ठी सपने में पढ़ी, लेकिन उसमें लिखी सारी बातें सच थीं। विदुर की बात सुन ध्रुव एकदम से डर गया और हड़बड़ाते हुए विदुर से कहा, तो बताओ मुझे कि मेरी माँ को तुम कैसे मिले, और उस चिट्ठी के पीछे की कहानी क्या है? तुम्हारा मेरी माँ से क्या संबंध था? अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है ध्रुव। ये क्या बात हुई? आप बार बार जवाब देने से क्यों टाल रहे हैं? अपनी माँ के बारे में जानने से ज्यादा जरूरी कुछ और है। क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें, फिर से तुम्हारी शक्तियों का स्तर बढ़कर 3 से 9 सितारों तक पहुँचे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम एक बार फिर से शक्तिशाली बनो, जिसके बाद तुम्हें एकलव्य कहा जाए? आप ये सब कैसे जानते हैं? मुझे ये सब कैसे पता, इस बारे में सोचना छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का भी तो सामना करना है, उसे हराना है। उसका नाम मत लो मेरे सामने। उसने सारे शहर, मेरे लोगों और समाज के सामने मेरे बाबा की इज्जत को उछाला है। मुझे कमजोर समझकर रिश्ते को भी तोड़ दिया। उसे मैं एक दिन उसकी सही जगह जरूर दिखाऊंगा। ध्रुव, तुम्हारे इस तरह से गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हें अपने सच को स्वीकार कर लेना चाहिए, और तुम्हारा सच यही है कि 3 साल बाद तुम्हें लारा का सामना करना ही होगा, जो अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तो क्या करूं मैं? तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। तुम इस अंगूठी को फिर से पहनकर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करो। फिर देखो किस तरह मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि तुम अपने सामने आने वाली हर मुसीबत का सामना हिम्मत से कर पाओगे। और हाँ, डरो मत, इस बार मैं तुम्हारी शक्तियों को नहीं लूंगा। मैं तुम्हें इस तरह से अभ्यास करवाऊंगा जिसके बाद तुम्हारी शक्तियां बढ़ती ही चली जाएंगी, और 1 साल बाद तुम लारा का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो ठीक है, जल्द से जल्द मेरा अभ्यास शुरू करवाइए। मैं आपको क्या कहकर पुकार सकता हूँ? मेरा नाम विदुर है, पर तुम मुझे आचार्य कहकर बुला सकते हो। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बेहद शक्तिशाली दवा बनाकर दूंगा, जिसे अमृतधारा कहते हैं। उसे पीते ही तुम कठिन से कठिन अभ्यास के लिए भी तैयार हो जाओगे। तुम अपने घर शौर्य महल चलो, मैं आज रात ही तुम्हें वो दवा बनाकर दूंगा। ये कहकर विदुर फिर से ध्रुव की अंगूठी में चला गया, जिसके बाद ध्रुव तुरंत अपने शौर्य महल पहुंचा और जल्दी से अपने कमरे में गया। जिसके बाद विदुर नाम का वो प्रेत झटके से ध्रुव की अंगूठी से बाहर निकला। क्या कर रहे हो आचार्य? बताकर बाहर नहीं आ सकते थे? ये इस तरह से झटके के साथ बाहर आना जरूरी है क्या? मेरे पास बताने का समय नहीं है। मुझे जल्द से जल्द तुम्हें जंग के लिए तैयार करना है। ये कहकर विदुर ने अपना हाथ हवा में लहराया और कुछ मंत्र पढ़े। कुछ देर बाद उसके हाथ में कुछ जड़ी बूटियां थीं, जिन्हें उसने वहीं टेबल पर रखा। और फिर कुछ ही देर में उन सब की मदद से विदुर ने एक बोतल में हरे रंग का पानी तैयार किया, जिसे उसने ध्रुव को पीने के लिए दिया। लो ध्रुव, ये अमृतधारा है, इसे पी लो और कल सुबह से ही तुम अभ्यास के लिए तैयार हो जाओगे। ध्रुव अमृतधारा पीकर सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे अपने अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस हुई। विदुर उसके बगल में पहले से ही ध्यान लगाकर बैठा था। ध्रुव के उठते ही उसने कहा, ध्रुव, जल्दी से तैयार होकर पहाड़ी की ओर चलो। वहाँ पर कोई भी नहीं होगा और आज से तुम्हारा अभ्यास शुरू होगा। ध्रुव विदुर के साथ पहाड़ी पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही विदुर ने ध्रुव को एक पेड़ से बांध दिया। अब क्या कर रहे हैं आचार्य? मैं जो कर रहा हूँ उसका असर जल्द तुम्हें अपने शरीर में नजर आएगा। थोड़ी ही देर में विदुर के हाथों में एक कांटों से भरा चाबुक था और उस चाबुक से लगातार ध्रुव के शरीर पर वार होने लगे। ध्रुव जोर जोर से चीख रहा था,
पर वो चाबुक तब तक ध्रुव के शरीर पर वार करता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। थोड़ी देर बाद जब ध्रुव उठा तो विदुर ने उसे फिर से बोतल में रखी वो अमृत धारा पिलाई। ध्रुव को महसूस हुआ कि उसका शरीर अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। यहाँ तक कि उसके शरीर पर चाबुक से हुए सारे चोट के निशान भी गायब थे। ध्रुव अपने अंदर काफी ज्यादा एनर्जी महसूस कर पा रहा था। आज के लिए इतना काफी है ध्रुव, चलो वापस चलते हैं। ध्रुव वापस अपनी माँ की कब्र पर पहुंचा। इस समय विदुर उसकी अंगूठी में नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ से खुलकर बातें कर पा रहा था। माँ, तूने मेरी सुन ली माँ। आखिर तूने विदुर के रूप में अपनी मदद भेजी है ना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आदमी कैसे मेरी शक्तियाँ बढ़ाएगा। ये तो मुझसे बहुत कठोर अभ्यास करवा रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं मैं इस अभ्यास के दौरान मर ना जाऊं, पर मुझे पूरा यकीन है कि तू जरूर मेरे साथ कुछ अच्छा ही करेगी। ध्रुव अपनी माँ से बातें कर ही रहा था कि अचानक उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी। ध्रुव जैसे ही पीछे पलटा तो उसने देखा कि वहाँ लारा खड़ी थी। लारा ने मजाक उड़ाते हुए ध्रुव से कहा, जीते जी तो माँ के पल्लू में छुपे रहते थे ध्रुव, अब मरने के बाद भी उन्हें चैन से नहीं रहने दे रहे हो। कितना दुख होता होगा तुम्हारी माँ को कि उन्होंने कैसे कमजोर और लाचार बेटे को जन्म दिया। लारा की ताने भरी बातें सुन ध्रुव आग बबूला हो गया। उसने लारा पर हमला करने के बारे में सोचा, लेकिन तभी अंगूठी से उसे विदुर की आवाज आई, जो वापस उसकी अंगूठी में आ चुका था। रुक जाओ ध्रुव, ऐसी गलती मत करना। अभी तुम लारा का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो। ध्रुव को पीछे हटता देख लारा हंसने लगी और एक बार फिर उसका मजाक उड़ाते हुए उसने कहा, क्या हो गया ध्रुव, क्या तुम्हें डर लग रहा है? जोश में होश खो दोगी तो बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये कहकर लारा वहाँ से चली गई, जिसके बाद ध्रुव ने विदुर से पूछा, आपने मुझे क्यों रोका? आज भले मेरी जान चली जाती, लेकिन मैं उस लारा को सबक जरूर सिखाता। शांत हो जाओ ध्रुव, सही समय आने पर पहला वार तुम ही करना, क्योंकि तब जगह भी तुम्हारी होगी, वक्त भी तुम्हारा होगा और फैसला भी तुम ही करोगे। विदुर ने ध्रुव का अभ्यास जारी रखा। विदुर की मदद से ध्रुव ने अपनी शक्तियों को 7वें स्तर तक पहुंचा दिया। अब आगे बढ़ने के लिए उसे अलग तरह के अभ्यास की जरूरत थी, जिसके लिए ध्रुव को एक परीक्षा पास करनी थी। ध्रुव परीक्षा के मैदान में पहुंच चुका था। इस परीक्षा को यूथ सेरेमनी के नाम से जाना जाता है। ग्राउंड में मौजूद सभी लोगों को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव धीरे धीरे शक्ति स्तंभ की ओर बढ़ा। ध्रुव ने जैसे ही अपना हाथ रखा, सभी लोग हैरान रह गए। एक घोषणा हुई, ध्रुव का शानदार प्रदर्शन 8वां स्तर। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे। ध्रुव के पिता अरेंद्र की निगरानी में ये यूथ सेरेमनी करवाई जा रही थी। मैदान में मौजूद लोगों को लगा कि कहीं ध्रुव के इतने अच्छे नतीजे के पीछे उसके पिता की कोई चाल तो नहीं। लोग अरेंद्र को बहुत सालों से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें ये शक था कि शायद अपने बेटे के लिए अरेंद्र ने कोई खेल खेला है। ध्रुव ने दोबारा अपना हाथ शक्ति स्तंभ पर रखा। उसकी दूर की बहन सानवी नतीजा जानने के लिए बेचैन होने लगी और इसी बेचैनी में उसने पीछे मुड़कर अपने सगे भाई सनी से सवाल किया, क्या सच में ये 8वें स्तर तक पहुंच गया है? सानवी ये सवाल इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे भी ध्रुव के नतीजे पर शक था। अपनी बहन के मुंह से ध्रुव का जिक्र सुन सनी ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उसने धोखेबाजी की है, नहीं तो कैसे कोई 1 साल में 5 स्तर की छलांग मार सकता है। जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नतीजा नहीं देख लेती, तब तक भरोसा नहीं करूंगी। ध्रुव ने अगर पिछली बार धोखा किया भी होगा, तो इस बार वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि महादक्ष बुजुर्ग ने खुद शक्ति स्तंभ की जांच की है। इसके पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, उसने स्तंभ पर चमकते हुए शब्द देख लिए। शक्ति स्तंभ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, रैंक 0, स्तर 8। ये देख मैदान में मौजूद सभी लोग एकदम शांत हो गए। कुछ देर पहले मैदान में जो हलचल मची थी, वो अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। मंच पर बैठे अरेंद्र ने भी स्तंभ पर लिखे सुनहरे शब्दों को पढ़ा और इस बात की खुशी मनाई कि उन्होंने एक शेर को पैदा किया था। उन्होंने अपनी परवरिश पर नाज करते हुए खुद से कहा, मेरा बेटा एक दिन पूरे मार्कस में मेरा नाम रोशन करेगा। मंच से थोड़ी दूरी पर सानवी हैरान होकर शक्ति स्तंभ को देख रही थी। अचानक उसने सनी से चिल्लाते हुए कहा,
तुम तो कह रहे थे इसके पास 7 सितारे हैं, तो फिर ये 8 सितारे पर कैसे पहुंच गया? 7 ही थे, लेकिन पता नहीं 8 कैसे हो गया। आखिर ये ऐसा कर क्या रहा है जो इतनी जल्दी इसके सितारे बढ़ रहे हैं? ध्रुव के नतीजे से सनी भी परेशान हो गया था। उसने परेशानी में ईरा की तरफ देखा, जो इस वक्त ध्रुव को देखकर बहुत खुश दिख रही थी। ईरा खुशी के मारे तालियां बजा रही थी। ये देखते हुए सनी ने बहुत ज्यादा गुस्से में कहा, मैं इस ध्रुव को नहीं छोड़ूंगा। सनी ईरा को दिल से पसंद करता था, लेकिन ईरा उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करती थी। इस वक्त सनी के दिल में जलन की आग धधक रही थी। तभी मंच पर से महादक्ष बुजुर्ग ने कहा, सब लोग ध्यान दीजिए, ध्रुव का टेस्ट खत्म हो चुका है। अब हर बार की तरह यहाँ मौजूद कोई भी कम रैंक वाला ध्रुव को चैलेंज कर सकता है। क्या कोई आगे आकर ऐसा करना चाहता है? ध्रुव अभी भी मंच पर ही खड़ा था। ध्रुव ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, सब डरपोक है। अरे कोई तो आगे आओ, मेरे अंदर 3 साल की भड़ास भरी है। सनी ध्रुव को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। सनी मंच की तरफ बढ़ रहा था कि किसी ने उसे रोक लिया। सनी ने मुड़कर देखा तो उसकी बहन सानवी वहाँ खड़ी थी। सनी को समझ नहीं आया कि आखिर उसकी बहन उसे क्यों रोक रही थी। क्या हो गया, क्यों रोक रही हो मुझे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे वो 8वें स्तर पर है, कैसे जीत पाओगे उससे? सबके सामने तुम्हारी और हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ध्रुव को चैलेंज करने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। अपनी बहन की चिंता भरी आवाज सुनकर सनी कुछ पल के लिए तो रुक गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ईरा पर पड़ी, सनी ने अपने दांत पीसते हुए सानवी का हाथ झटका और गुस्से में कहा, तो क्या हुआ? मुझे 8 सितारे मिले, 1 साल बीत गया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे हरा पाएगा? उसे तो 8 सितारे अभी अभी मिले हैं। सानवी समझ गई कि उसके भाई के गुस्से की वजह उसकी जलन थी। तभी सानवी ने एक छोटे से थैले में से एक हरे रंग की गोली निकाली। उसने अपने आसपास एक नजर घुमाई, फिर उसने वो गोली चुपके से सनी को पकड़ा दी और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, ये रैंक 2 की गोली है। इसे करिश्माई शरबत से बनाया गया है। इसे खाते ही तुम्हारे अंदर कुछ देर के लिए 10वें स्तर वाले एकलव्य रैंक की शक्तियाँ आ जाएंगी। इसका इस्तेमाल तब तक मत करना जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो। सानवी की बात सुनकर सनी की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने उस हरी गोली को देखते हुए कहा, इस गोली की मदद से मैं ध्रुव को उसकी असली जगह दिखा दूंगा। मैं ध्रुव को जान से मार डालूंगा। फिर ईरा के साथ शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद सनी और ध्रुव के बीच एक घमासान जंग शुरू हुई। ध्रुव शुरू से ही सनी पर भारी पड़ रहा था। सनी जैसे ही ध्रुव के हाथ के पास आया, ध्रुव ने तुरंत अपने हाथ बंद कर लिए, जिससे सनी थोड़ी दूर जाकर गिरा। लेकिन जमीन पर गिरने से सनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सनी और ध्रुव आमने सामने थे और जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए, मैदान में एक तेज धमाका हुआ। उस धमाके से वहाँ मौजूद सभी लोग डर गए। फिर जैसे जैसे धमाके का धुआं छटना शुरू हुआ, लोगों ने देखा कि सनी ध्रुव से करीब 10 मीटर दूर एक पत्थर के पास गिरा हुआ था। उसका चेहरा धमाके से काला हो चुका था और वो बेहोशी की हालत में लग रहा था। ध्रुव सनी के पास चलकर आया और उसे जमीन पर बेहोश पड़ा देख उससे कहा, तुम हार गए सनी। लेकिन तभी सनी अचानक उठकर खड़ा हो गया। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर पहले उसने किसी से लड़ाई भी की थी। फिर उसने अपनी मुट्ठियां बंद करते हुए अपने पैर को जोर से जमीन पर पटका। ये इशारा था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी कलाइयों में शक्ति घूमने लगी और अचानक वो जोर से गुर्राया। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखा और उसे देखते ही सनी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने अपने मुंह पर से खून पोंछते हुए चिल्लाकर कहा, ध्रुव, अब तेरी खैर नहीं, आज तू मेरे हाथों मरेगा। ये कहकर वो तेजी से ध्रुव की तरफ भागा, जिसे देख महादक्ष बुजुर्ग ने उसे रोकने की कोशिश की। ठहर जाओ सनी। लेकिन सनी को उनकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ गुस्सा सवार था, जिसकी वजह से वो ध्रुव की ओर पागल सांड की तरह भाग रहा था। असल में सनी ने सानवी की दी हुई गोली खा ली थी और अब उसमें इतनी ताकत आ गई थी जितनी शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी।
सनी का चमकता चेहरा और उसके आसपास मंडराती शक्तियों को देख तजुर्बेकार लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि उसके अंदर अचानक से एकलव्य रैंक जैसी ताकत आ गई है। हैरानी में महादक्ष ने फुसफुसाते हुए कहा, इस लड़के ने तो करिश्माई गोली खाई है। अरिंद्र समझ गया था कि ये कमाल गोली का ही था। अरिंद्र ने बहुत ही गुस्से में कहा, सनी एक धोखेबाज है। ये कहते हुए अरिंद्र ने अपना हाथ सामने रखी टेबल पर जोर से दे मारा। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थीं और इसी गुस्से के साथ उन्होंने वहाँ बैठे बुजुर्ग से कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पोते के साथ साथ पूरे शौर्य दल का सर्वनाश कर दूंगा। बुजुर्ग के माथे पर शिकन आ गई। वो जानते थे कि अरिंद्र उनके दल का सबसे काबिल योद्धा था और उसके गुस्से को शांत कराना बिल्कुल आसान नहीं था। महादक्ष बुजुर्ग ने एक बार फिर सनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन सनी ने गुस्से में उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो अब ध्रुव के बिल्कुल पास पहुंच गया था और उसने अपने दोनों हाथों से ध्रुव की तरफ बहुत जोर से वार किया। सनी के हाथ अपने चेहरे के पास आते देख ध्रुव तुरंत नीचे झुककर उससे बचा। फिर जैसे ही सनी और ध्रुव दोनों की मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं, एक बार फिर से धमाका हुआ। धुआं छटने पर सबने देखा कि सनी के मुंह से फिर से खून आने लगा। ध्रुव ने गुस्से में अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर सनी पर एक बार फिर से जोर से हमला किया। ध्रुव ने जैसे ही सनी पर हमला किया, सनी किसी पत्ते की तरह उड़ता हुआ मैदान के एक कोने में जा गिरा। ईरा ने अपने हाथों से अपना मुंह छुपा लिया था। उसने मन ही मन सोचा, आखिर ये कौन से स्तर की तकनीक थी? क्लास 2? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्लास 2 की तकनीक सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अरिंद्र भी ध्रुव के बारे में ही सोच रहे थे। तभी उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, शायद कोई मेरी पीठ पीछे ध्रुव को अभ्यास करवा रहा है, लेकिन वो कौन हो सकता है? कहीं ईरा तो ध्रुव को अभ्यास नहीं करवा रही। लेकिन अरिंद्र ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि सच उनकी आंखों से बहुत दूर एक छोटी सी अंगूठी में छिपा हुआ है। तभी सानवी ने चीखते हुए ध्रुव से कहा, वहीं रुक जाओ ध्रुव। ये सुनकर ध्रुव ने पलट कर देखा कि आखिर कौन है जो उसे पुकार रहा है। तभी उसे दिखा कि सानवी खून से रंगे हाथों के साथ ध्रुव की ओर चलते हुए आ रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और आवाज में बदले की भावना थी। ये देख मंच पर से बुजुर्ग ने आवाज लगाई, सानवी, अब तुम क्या चाहती हो? लेकिन सानवी ने बुजुर्ग की बात को नजरअंदाज कर ध्रुव से कहा, तुम अपने ही भाई को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकते हो? सानवी की बात सुनकर ध्रुव को हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए सानवी से कहा, क्या कहा? भाई का रिश्ता तो इसने तभी खत्म कर दिया था जब इसने चैलेंज के कानून तोड़े। तुम्हें क्या लगता है किसी ने नहीं देखा उसने क्या किया? उसने एक बार चैलेंज हारने के बाद धोखे और फरेब का अपना रास्ता अपनाया। हम सब जानते हैं कि इसने करिश्माई गोली खाई जिससे इसकी ताकत इतनी बढ़ गई। क्या गोली खाते वक्त उसे मेरा ख्याल नहीं आया? अगर उसकी जगह मैं जमीन पर पड़ा होता तो क्या सनी से भी तुम इतना ही गुस्सा होती? एक बार बहन की नजरों से नहीं बल्कि शौर्य दल की सदस्य की नजरों से देखो और फिर बताओ गलती किसकी थी? ध्रुव के सवाल सुन सानवी थोड़ा सा सहम गई, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने उसी गुस्से के साथ ध्रुव की आंखों में देखते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुमने मेरे भाई को जख्मी किया है और इसलिए अब मैं तुमसे मुकाबला करना चाहती हूँ। अगर हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। ध्रुव के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसने सोचा, क्या सानवी पागल हो गई है? कुछ देर पहले उसके भाई से लड़ाई की जिसके कारण थकान हो गई थी और अब अपनी हिम्मत साबित करने के लिए एकलव्य रैंक की 3 सितारों वाली लड़की से लड़ना होगा जिसका नतीजा सिर्फ हार ही होगा। लेकिन ध्रुव को उकसाते हुए सानवी ने आगे कहा, क्या तुम एक लड़की की चुनौती से घबरा गए? क्या मैसेडोनिया का शिरोमणि एक लड़की से डर गया? ध्रुव को समझ आ रहा था कि सानवी उसे उकसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब बात उसकी इज्जत की थी क्योंकि सानवी ने सभी के सामने ध्रुव को ललकारा था। ध्रुव ने चुनौती स्वीकार करने के लिए जैसे ही अपना कदम बढ़ाया, उसे अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। ईरा हंसते हुए उसके पास आ रही थी। ईरा जैसे ही ध्रुव के पास पहुंची, उसने सानवी को देखते हुए कहा, सानवी, तुम देख रही हो कि ध्रुव इतना थक चुका है, फिर भी तुम उसे चैलेंज कर रही हो। ये तो एक थके आदमी का फायदा उठाना हुआ। अगर तुम सच में लड़ना चाहती हो तो क्यों ना मेरे साथ दो हाथ हो जाए। ईरा की बात सुन ध्रुव ने उसे पीछे करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी ईरा?
ईरा ने ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सानवी को देखती रही। फिर उसने भी सानवी को उकसाना शुरू किया। सानवी, एक तो तुम ध्रुव से उम्र में भी बड़ी हो और ऊपर से अभ्यास के लिए एकेडमी भी गई हो। अगर तुम्हारी इतनी ही हारने की इच्छा हो रही है तो मुझे तुम्हें हराकर बहुत खुशी मिलेगी। ईरा की बात सुनकर सानवी थोड़ी परेशान हो गई। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ध्रुव, तुम कब तक लड़कियों के पीछे छिपते रहोगे? लेकिन तभी मंच पर से बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो। बुजुर्ग की आवाज सुन तीनों अचानक अपनी जगह पर रुक गए। ये देख बुजुर्ग उन लोगों के पास आए और उन्होंने सानवी को डांटते हुए कहा, सानवी, तुम्हें किसी को भी चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत वापस लौट जाओ। अगर तुम इसी तरह से यूथ सेरेमनी में अड़ंगा डालती रहोगी तो नियम के मुताबिक पूरे महीने के लिए तुम्हें घर में कैद कर दिया जाएगा। ध्रुव के सामने खड़ी सानवी बुजुर्ग की बात सुनकर निराश हो गई। उसने गुस्से में अपना पैर जोर से जमीन पर मारते हुए ध्रुव से कहा, मैं तुम्हें देख लूंगी ध्रुव, अपना बदला लेकर रहूंगी, याद रखना। ये कहकर सानवी भी पलट कर वहाँ से चली गई। उसका गुस्से से भरा चेहरा देख ध्रुव को थोड़ी हंसी आ गई थी। वहीं महादक्ष बुजुर्ग ने भी राहत की सांस लेते हुए मंच पर खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, सनी ने चुनौती के दौरान करिश्माई गोली खाकर फरेब किया है, इसलिए आज से अगले 3 महीने तक उसे घर में कैद रहना होगा और इस चुनौती का विजेता ध्रुव है। मैदान को खाली होता देख ध्रुव ने एक राहत की सांस ली। वो चुपचाप चलते हुए बाहर जाने लगा। तभी उसे ईरा की आवाज सुनाई पड़ी, ध्रुव, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम्हें देखकर लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इतनी अच्छी तकनीकें कहाँ से सीखी तुमने? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बयान कर रही थी कि वो ध्रुव की इस काबिलियत से कितनी खुश थी। तभी ध्रुव ने ईरा को जवाब देते हुए कहा, छिपाने के बारे में तुम तो कुछ ना ही कहो, मुझसे कहीं ज्यादा राज है तुम्हारे पास। ये कहते हुए ध्रुव मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसकी अंगूठी में बैठे विदुर ने बताया था कि ईरा कोई बड़ा राज उससे छुपा रही है और उसकी शक्तियों का राज कोई नहीं जानता, क्योंकि ईरा केवल 15 साल की उम्र में ही एकलव्य बन चुकी थी। यूथ सेरेमनी के खत्म हो जाने के बाद ध्रुव से मिलने उसके पिता अरेंद्र आए। उन्होंने देखा कि ध्रुव आराम से कमरे में सो रहा है। उन्हें पता था कि आज यूथ सेरेमनी में सनी ने कैसे उनके बेटे के साथ छल किया। अपने बेटे को इस हालत में देखकर अरेंद्र ध्रुव के पास आकर बैठ गए और उन्होंने कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारे साथ सनी ने धोखा किया है। ये दुनिया ऐसे धोखेबाजों से भरी हुई है। तुम्हारी माँ की मौत का राज ढूंढने की जो तुम कोशिश कर रहे हो, आज मैं तुम्हें सच बताता हूँ। अरेंद्र ने ध्रुव को याद करवाया कि इससे भी बड़ी धोखेबाजी ध्रुव और अरेंद्र के साथ अरेंद्र की ही भाई ने की थी। अरेंद्र को वो काला दिन याद आया जब शौर्य महल की गद्दी हथियाने के लिए अरेंद्र के भाई भैरवा ने एक गंदा खेल खेला था। उस दिन अरेंद्र जैसे ही अपने महल में पहुंचे, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका भाई, जिसे उन्होंने शौर्य दल का सेनापति बनाना था, वो उनकी राज गद्दी पर बैठा हुआ था। अरेंद्र ने भैरवा को देख तेज आवाज में कहा, सेनापति भैरवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंहासन पर बैठने की? क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं? हिम्मत हिम्मत तो तूने की थी, एक छोटा भाई होकर इस सिंहासन पर बैठने की, और इस हिम्मत को कहते हैं गलती। आज वही हिम्मत से मैंने तेरी शक्तिशाली महारानी को भी मौत के घाट उतार दिया। अब ये साम्राज्य भी मेरा, ये सेना और लोग भी मेरे, और ये सिंहासन भी मेरा। और अब तू राजा नहीं, बल्कि अब तू है मेरा गुलाम। दरबार में मौजूद सभी सिपाही और भैरवा अरेंद्र का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। अरेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका वफादार भैरवा उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। बकवास बंद कर भैरवा, इन मुट्ठी भर सिपाहियों की दम पर कुछ भी मत बोल। महारानी माधवी कहाँ है? मेरे एक इशारे पर पल भर में तेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। महारानी? अरे उसे तो मैं कब का मौत की नींद सुला चुका हूँ। पूरे साम्राज्य में खोज के देख लो, आखिर कहाँ है तुम्हारी महारानी? तुम्हारे जैसा आदमी महारानी की धूल बराबर भी नहीं है। जरूर तुमने धोखे से महारानी को कहीं छुपा दिया है। समझ सकता हूँ अरेंद्र, तू सदमे में है, इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहा है कि रानी की सांसें अब थम चुकी है। भैरवा, तू चाहे जितनी साजिशें रच ले,
भूल मत कि तूने ये राज सिंहासन धोखे से पाया है। सैनिकों, अभी इस इंसान को यहाँ से उठा कर ले जाओ। अरेंद्र, तुम्हारा राजपाट चला गया, फिर भी जुबान चल रही है। जब मैंने तुम्हारी शक्तिशाली महारानी को मार डाला, जिसके दम पर तुम राजा बने बैठे थे, तो अब तुम मेरा क्या ही कर लोगे। भैरवा, मेरा बेटा ध्रुव अभी जिंदा है। वो तुझको तेरे किए की सजा जरूर देगा, क्योंकि वही है इस सिंहासन का असली हकदार। अच्छा, तुम्हारा वो बेटा जो तुम दबा कर जाने कहाँ भाग गया है, वो मुझे मारेगा? वो तो एक भगोड़ा है। अरे जब तुम्हारी महारानी कुछ ना कर सकी, तो तुम्हारा बेटा मेरा क्या ही कर लेगा। मेरा एहसान मानो कि अब तक तुम जिंदा हो। जाओ, जाकर अपने बचे हुए दिन कैद खाने में काटो। अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा। भैरवा ने दहकती हुई आंखों से अरेंद्र को देखते हुए जब चेतावनी दी तो अरेंद्र डर गया। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरे ध्रुव की रक्षा करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जहाँ भी होगा सुरक्षित होगा। भैरवा ने अपने साथियों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और खुद को शौर्य महल का राजा घोषित कर दिया। उसने राजा अरेंद्र का साथ देने वाले एक एक मंत्री और सैनिक का सर काट डाला और अफवाह फैलाती कि उसने बेहद शक्तिशाली महारानी को भी मार डाला। जब महारानी के किसी वफादार को भैरवा के विद्रोह का पता चला तो उसने सबसे पहले ध्रुव को इसकी खबर दी। राजकुमार ध्रुव, आपको जल्द से जल्द मैसेडोरिया छोड़ना होगा। शौर्य महल पर भैरवा ने विद्रोह कर कब्जा कर लिया है और एक एक इंसान का सर धड़ से अलग कर रहा है। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? तुम होश में तो हो? मैं जानता हूँ कि आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सच है। आप तो जानते हैं मैं महारानी का पुराना वफादार हूँ। उन्हें शायद पहले ही इस बात का शक था, इसीलिए महारानी ने मुझे आपके नाम ये चिट्ठी दी थी और ऐसे हालात होने पर आपको इसे देने के लिए कहा था। आप तुरंत यहाँ से निकलिए। मैसेडोरिया के बाहर पहाड़ों के पीछे जंगलों में आपको मैसेडोरिया का पुराना योद्धा मिलेगा, जो आपकी रक्षा करेगा और आपको युद्ध अभ्यास करवाएगा। लेकिन मेरी माँ और बाबा का क्या? उनकी चिंता आप मत करिए। इस वक्त आपका सुरक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओहान साम्राज्य की पूरी उम्मीद अब आप पर ही टिकी है। ना चाहते हुए भी ध्रुव को अपना शहर मैसेडोरिया छोड़ना पड़ा। उसने मन ही मन खुद से कहा, भैरवा, मैं जल्द तेरा काल बनकर लौटूंगा। वहीं अरेंद्र की पत्नी माधवी को मारने की खबर फैलते ही राजा अरेंद्र और साम्राज्य की जनता को सदमा लग गया। अरेंद्र को बंदी बना लिया गया और महारानी का कटा हुआ सर एक कपड़े से लपेटकर राज दरबार के बाहर एक जीते हुए इनाम की तरह लटका दिया गया। ओहान साम्राज्य के लोगों, कान खोल कर सुन लो। अब मैं ही हूँ तुम्हारा राजा, मैं ही हूँ तुम्हारा भगवान। भैरवा से अब तुम लोगों को बस एक ही आदमी बचा सकता है, खुद भैरवा। लोग परेशान थे कि आखिर कौन उन्हें भैरवा के आतंक से बचाएगा। उधर ध्रुव जंगल में दिन रात अभ्यास करके खुद को फौलाद जैसा मजबूत बना रहा था। ध्रुव अब एकलव्य बनने के बहुत करीब था। अब वक्त आ गया है कि मैं वापस अपने मैसेडोरिया शहर और अपने लोगों के बीच जाऊं और उस भैरवा को उसके किए की सजा दूं और अपने लोगों को उसके आतंक से आजाद कराऊं। ध्रुव बचपन से ही शौर्य महल में रहा था और उसे महल के सभी खुफिया रास्तों के बारे में पता था। एक रात जब महल में भैरवा के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था, उसी रात ध्रुव खुफिया रास्ते से महल में दाखिल हो गया। बिस्तर पर सो रहे भैरवा को ध्रुव ने तलवार से चीर दिया। ये करते ही ध्रुव की आंखें भर आई, क्योंकि वो जानता था कि आज वो अपने पिताजी को मिल पाएगा। अगले ही पल ध्रुव के हाथ पर एक तलवार से वार हुआ। आ गए ध्रुव, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मेरी ये तलवार कब से तुम्हारे खून की प्यासी है। तुम्हें क्या लगा कि तुमने इतनी आसानी से मुझे मार दिया? छल करने में तुझसे आगे कोई नहीं है। ये तो तुझे पता चल ही जाएगा भैरवा कि आज किसके खून की प्यास बुझेगी। कहते हुए ध्रुव ने अपनी पूरी शक्तियों को इकट्ठा करके एक आग का गोला भैरवा की ओर फेंका। भैरवा ने किसी तरह तलवार की मदद से खुद को उस गोले से बचाया। ध्रुव ने कई तरह की युद्ध टेक्निक से भैरवा पर हमला किया, पर भैरवा हर बार खुद को बचा ले रहा था। आखिर में ध्रुव ने अपनी तिलस्मी तलवार निकाली। भैरवा, अब तुझे मेरे वार से कोई नहीं बचा पाएगा। आजा बच्चे, एक बार और कोशिश कर ले। ध्रुव और भैरवा की तलवारें आपस में टकराते ही जोर की बिजली कड़की।
भैरवा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्रुव उस पर भारी पड़ेगा। आखिरकार ध्रुव ने भैरवा के सीने में अपनी तलवार आर पार कर दी और उसको मौत के बिल्कुल करीब ले गया। अगर तूने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो अपनी माँ का मरा हुआ चेहरा देखोगे। रुक जा ध्रुव, नहीं तो क्या? मेरी माँ के साथ तूने 2 साल पहले जो किया था वो सबको याद है। आज मैं भी तुम्हारा वही हाल करूँगा। भैरवा ने मरते मरते अपने कमरे में बैठे एक पक्षी को उड़ने का इशारा किया। वो पक्षी अपने साथ एक चिट्ठी लेके वहाँ से उड़ गया। साथ ही उसने अपनी तलवार से ध्रुव पर वार कर दिया, जिससे ध्रुव को तो कुछ नहीं हुआ, पर तलवार पे लगा हुआ जहर ध्रुव के शरीर में चला गया। ध्रुव की शक्तियों का स्तर नीचे आ गया। पल भर में ध्रुव भी खुद को बेहद कमजोर महसूस करने लगा। यहाँ तक कि उसके हाथ से उसकी तिलस्मी तलवार भी छूटकर गिर गई। ये क्या हो गया? मैंने इस भैरवा से अपना बदला तो ले लिया, लेकिन लगता है इस धोखेबाज ने मरने से पहले वार करके मेरी शक्तियाँ मुझसे छीन ली हैं। और क्या मेरी माँ अभी भी जिंदा है? मुझे जल्द से जल्द उस पक्षी का पीछा करना होगा। ध्रुव भागते हुए कैद खाने की ओर बढ़ा, जहाँ से उसने भैरवा के पक्षी को वापस आते हुए देखा था। अंदर जाते ही उसके सामने जो मंजर था, उससे ध्रुव के होश उड़ गए। ध्रुव ने अपनी माँ को आखिरी सांस लेते देखा और उसका शरीर खून से लथपथ था। अपनी माँ को गोद में लेके ध्रुव जोर से चिल्लाया, पर वो बिना कुछ कहे अपना दम तोड़ चुकी थी। रोते हुए ध्रुव की नजर पास में रखी एक चिट्ठी पर पड़ी, जो भैरवा ने ही भेजी थी। ध्रुव ने रोते हुए चिट्ठी को पढ़ा। वो आ रहा है। इससे पहले कि वो अपनी माँ को बचा पाए, उसको खत्म कर दो। अगर मैं जिंदा ना भी रहा तो याद रखना कि मैं आपकी सेवा में आखिरी दम तक लड़ा। ध्रुव अभी उस चिट्ठी को पढ़ ही रहा था कि अचानक ध्रुव ने देखा कि उसने हाथ में जो अंगूठी पहन रखी है, वो चमकते हुए रंग बदलने लगी। तभी आसमान में जोर की बिजली कड़कने की आवाज आई। तभी आकाश से बिजली गिरी, जो सीधा ध्रुव की अंगूठी में जा समाई, जिसके बाद ध्रुव वहीं बेहोश हो गया और उसको अपने साथ हुई सारी घटना भूल गई। क्या आज ध्रुव इस खतरे से अनजान है कि उसके राज दरबार में भैरवा से भी शक्तिशाली इंसान है और उसकी चिट्ठी मिलते ही उसने ध्रुव की माँ को मार डाला? कौन है वो इंसान? क्या वो सनी, लारा, सानवी या फिर विदुर में से ही कोई एक है? जहर के असर के बाद कमजोर हुआ ध्रुव कैसे कर पाएगा अपने पिता और राज्य की रक्षा? आसमान से गिरी बिजली क्यों ध्रुव की अंगूठी में जा समाई? कैसे अपनी ताकत को वापस ला पाएगा ध्रुव? आखिर ध्रुव की माँ ने विदुर की तरफ से उसको भेजी चिट्ठी में क्या लिखा था? 3 साल बाद ध्रुव और लारा के बीच क्यों होने वाला था मुकाबला? विदुर की मदद से अब आगे और क्या चमत्कार करेगा ध्रुव? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने रहस्य और रोमांच से भरी एक शानदार कहानी सुपर योद्धा, जिसे पॉकेट FM पर 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुना है। आप भी सुनिए। अभी डाउनलोड करने पर आपको मिलेगा एक खास ऑफर, इस कहानी को फ्री में सुनने का। डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन को क्लिक करें और पॉकेट FM ऐप इंस्टॉल करें।